हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज है हमारा थर्ड सेशन कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज का। इसके पहले के दो सेशन में हम 30 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको नहीं पता प्लेलिस्ट में जाके देखो। और आज आपको एक और चीज आपके लिए मैं करने वाला हूं। आप जो कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज विंग्स एक उड़ान पे परचेज कर रहे हो, ले रहे हो, उसमें आपको एक मैं कूपन कोड दे रहा हूं। ठीक है, आपको एक कूपन कोड दे रहा हूं। किस नाम से? आजा भाई, किस नाम से? आपको एक कूपन कोड वहां पे टाइप करना है, किरण सर। जब आप ये कूपन कोड विंग्स एक उड़ान पे अकाउंटेंसी के कोर्सेज पर अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से रहा आपके लिए ये 10% का ऑफ, एक्स्ट्रा 10% ऑफ। आप कूपन कोड किरण सर वहां पर टाइप करें, एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। इसके साथ जिन बच्चों को नहीं पता, 900 एमसीक्यूज के एनालिसिस वीडियोस इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, कुल मिला के 40 लेक्चर्स हैं उसके अंदर। ये आप प्लेलिस्ट देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी। अगर आप वो पीडीएफ लेना चाहते हो तो किड्स कॉमर्स जोन की ऐप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस ऐप से ले सकते हो। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो 10 मॉक टेस्ट, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन है अकाउंटेंसी के, और साथ में एनालिसिस वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप वो टेस्ट दे सकते हो और बाद में एनालिसिस वीडियोस को देखकर अपनी जो भी आपकी कमी पेशी दूर कर सकते हो। तो लाइव सेशन चल रहे हैं, उसके बारे में बता दूं। ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 दिन लाइव सेशन रहेगा। एक तरह का मॉक टेस्ट टॉपिक आपको दे दिया करूंगा, तो वो भी साथ में चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? सेलिंग ओवरहेड्स आर चार्ज ऑन। सेलिंग ओवरहेड्स हम किस पे चार्ज करते हैं? आपके सामने ऑप्शंस है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेलिंग ओवरहेड्स हम किस पे जो है चार्ज करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जितने यूनिट्स बेचे होंगे उसी पे तो सेलिंग एक्सपेंस आएंगे। बेचने पे जो एक्सपेंस आया, नंबर यूनिट प्रोड्यूस करने पे नहीं, हम सेलिंग की बात कर रहे हैं, नॉट टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। हम बात कर रहे हैं सेलिंग ओवरहेड्स, यानी बेचने पे जो खर्च आए। तो बेचने पे जितने बेचे होंगे यूनिट्स, हम उसी पे खर्च कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा आंसर रहेगा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंस? इसमें से कौन सा है जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है? बता दूं आपको कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं? किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे जो खर्चा है वो डायरेक्ट है। तो इसमें से कौन सा खर्चा है जो डायरेक्ट नहीं है? कौन सा एक्सपेंस है जो डायरेक्ट नहीं है? फर्स्ट, रॉयल्टी पेड। देखिए रॉयल्टी क्या होता है? हम किसी से कोई राइट लेते हैं, किसी के पास कोई एसेट है, हम वो राइट ले लेते हैं यूज करने के लिए, बेचने के लिए, यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोल माइंस है तो उसमें से कोल निकाल कर बेचना, तो अगेन प्रोडक्शन का एक्सपेंस है। तो इस तरह से हम किसी का राइट यूज करते हैं अपनी बेनिफिट के लिए, बदले में उसको कुछ पेमेंट करते हैं, वो रॉयल्टी होती है। तो ये एक जो है डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। कैरेज ऑन परचेज, हमने कुछ गुड्स खरीदी, उस पे किराया दिया, तो याद रखना कोई भी एक्सपेंस ऑन परचेज होगा वो भी डायरेक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से पहले का है। वेजेस ऑफ मशीन ऑपरेटर, जो मशीन ऑपरेटर होती है, जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, मशीन को चलाते हैं, उनकी जो वेजेस है, क्योंकि प्रोडक्ट तो मशीन में ही बनेगा, तो अगेन प्रोडक्शन से पहले का खर्च है, तो डायरेक्ट है। वेजेस ऑफ वॉचमैन, वॉचमैन का काम होता है वॉच करना, देखना। ठीक है, तो वॉचमैन का जो खर्चा है ये डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आता, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो इसलिए ये जो है वेजेस ऑफ वॉचमैन, ये डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरीज में नहीं आता, इट इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉफिट इज सेल्स माइनस फैक्ट्री कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए प्रॉफिट कब निकलता है? जब हम अपने सेलिंग प्राइस में से सारे खर्चे निकाल देते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। तो सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब बाकी को भी मैं एलिब्रेट कर दूं, थोड़ा आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। सेल्स माइनस फैक्ट्री कॉस्ट,
भाई फैक्ट्री कॉस्ट में फैक्ट्री तक के जो एक्सपेंस हो गए वो आते हैं, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐड कर दें, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐड कर दें तो ये हमारी बनती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखते जाना, ये बनती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर है। ये आगे भी आपके काम आने वाली इसलिए बता रहा हूं। फिर जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, अभी जैसे ये आई है, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिनिश्ड गुड्स ऐड कर दें और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दें, फिनिश गुड्स माइनस कर दें, तो हमारी बनती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारी ये चीज बनेगी, वो क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पे लिख रहा हूं वो क्या बनेगी, COGS बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं ऐड कर दूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो मेरी बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। इसका मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद भी कुछ एक्सपेंस होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद भी कुछ एक्सपेंस होते हैं, तो वो सब एक्सपेंस डालने के बाद फाइनली जब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, उसके अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऐड करने के बाद आपकी क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ सोल्ड या फिर TC, यानी बोले तो टोटल कॉस्ट। तो सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा, इसलिए आंसर हमारा रहना चाहिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इसमें से कौन सा है जो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं है। रेंट एंड रेट्स ऑफिस बिल्डिंग, भाई ऑफिस बिल्डिंग की बात हो रही है तो रेंट रेट ऑफिस बिल्डिंग है तो ऑफिस एक्सपेंस में आएगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अगेन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस एक्सपेंस। इंटरेस्ट इन कैपिटल ये नहीं है भाई ऑफिस एक्सपेंस। जो कैपिटल है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसलिए ये इसके अंदर नहीं आएगा। ट्रेड मैगजीन एंड जर्नल्स ये ऑफिस एक्सपेंस के अंदर ही आती हैं। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर कौन सा है जो इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऐसे स्टोर्स, ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन में कंज्यूम होती है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में फ्यूल यूज होता है, कोल यूज होता है, तो ये कंज्यूमेबल स्टोर्स में आता है, तो ये तो कॉस्ट का हिस्सा है। डिविडेंड कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। डिविडेंड कंपनी देती है शेयर्स पर, जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमें कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट देती है, उस पार्ट को डिविडेंड कहते हैं। तो उस डिविडेंड का हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या कॉस्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो हमारी कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। इनडायरेक्ट लेबर, जैसे मैंने कहा था कि डायरेक्ट लेबर वो होती है जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है, इनडायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे काम नहीं करती लेकिन पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट तो है, सॉरी टोटल कॉस्ट का हिस्सा तो है, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन के तैयार है अब उसको मार्केट में पहुंचाना, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, वो भी टोटल कॉस्ट का हिस्सा है। तो ये सारे टोटल कॉस्ट के हिस्सा हैं डिविडेंड को छोड़कर, क्योंकि डिविडेंड जो है शेयर्स पे कंपनी देती है एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो कि टोटल कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट इज विच इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें से कौन सा है जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी, भाई कोई चीज खरीदें उस पर जो टैक्स लगता है, अब तो GST वगैरह लगता है तो वो तो कॉस्ट का हिस्सा है। म्यूनिसिपल टैक्स ये नहीं है, क्यों भाई, म्यूनिसिपल टैक्स जो है हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी होती है, मकान होता है, उसकी जो म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू होती है उस पर देना होता है, जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए म्यूनिसिपल टैक्स जो है डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। बाकी सारे स्पेशल ड्राइंग्स एंड डिजाइन, हाई चार्जेस, स्पेसिफिक लैंड, ये सब सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए जी नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल इज, अच्छा अभी आज ही एक दो एमसीक्यूज पहले, 2-3 एमसीक्यूज पहले मैंने डिस्कस किया था, कॉस्ट ऑफ सेल किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब मैंने क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ सेल का मैंने मतलब बताया था टोटल कॉस्ट। अब आपको याद होगा कि थोड़ा सा मैं करवा देता हूं फिर से एक बार ताकि आपको ये पक्का हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट
मटेरियल और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करें, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस ये सारे ऐड कर दें, ये सारे क्या कर दें, प्लस कर दें, तो ये जो हमारी फिगर आएगी ये वाली, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर, ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गई, अब स्पेस कम है तो मैं इसको हटा रहा हूं। हमारे पास जो प्राइम कॉस्ट आ गई, जो भी हमारी प्राइम कॉस्ट आई, प्राइम कॉस्ट जो हमारी आई, इसके अंदर मैं फैक्ट्री के एक्सपेंस ऐड करूं, फैक्ट्री एक्सपेंस अगर ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे हो जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। ठीक है, इस वर्क कॉस्ट के अंदर अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐड कर दूं, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐड कर दूं ये वाले, तो ये मेरी बनेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंस के अंदर, सॉरी वर्क कॉस्ट के अंदर या फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऐड कर दूं तो मेरी बनेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, आई होप दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मैं ऐड कर दूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करके माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, एफ गुड्स लिख रहा हूं, फिनिश गुड्स मतलब। ठीक है, तो ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो मुझे कॉस्ट मिलेगी इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसमें मैं अगर ऐड कर दूं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अगर इसके अंदर ऐड कर दूं तब जाके मेरी बनेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर टोटल कॉस्ट। अब देखिए कॉस्ट ऑफ सेल किसमें क्या ऐड किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैंने क्या ऐड किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो ये रखा, ये रहा इसका आंसर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। देखिए ये याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि काफी सारे आपने देखे एमसीक्यूज इस पे आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये स्टेप याद रखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब आता है, फैक्ट्री कॉस्ट कब आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब आती है, खैर वो तो बता दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब आती है और टोटल कॉस्ट कब आती है। When cost price is rupees 800 and profit and sale is 20%, the profit shall be। देखो इसके में ना दो पार्ट करके बताऊंगा आपको। ठीक है, दो पार्ट, सिंपल समझ लो। हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास कॉस्ट दे दी है इसने 800 और हमें प्रॉफिट इसने क्या बोला, इसने प्रॉफिट बोला 20% सेल का, सेल पे 20% निकालना है, लेकिन सेल तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास क्या है कॉस्ट, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखिए अगर ये कहता है कि 20% ऑन सेल, इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो सेल का 20%, और अगर मैं इस 100 को मैं क्या लूंगा, इसका मतलब ये 100 मेरे लिए क्या है, सेल, और 20% क्या है, प्रॉफिट। लेकिन सामने मेरे पास सेल्स नहीं है, सामने मेरे पास क्या है, ये 800 रुपए क्या है, ये मेरे पास कॉस्ट है। मुझे बोला गया सेल पे निकालो, लेकिन मेरे पास है कॉस्ट। अब भैया या तो ये दोनों सेल हो, ये भी सेल और ये भी सेल हो, या तो ये दोनों कॉस्ट हो, ये तो कॉस्ट है, इसको भी कॉस्ट, ये भी कॉस्ट हो, तो कैसे करेंगे इसको कॉस्ट। देखिए कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है सेल्स माइनस प्रॉफिट, यही फॉर्मूला है। तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो परसेंटेज में मेरी सेल कितनी है, सपोज 100, और इसमें से प्रॉफिट कितना है 20, तो 100 में से 20 यानी सेल में से प्रॉफिट निकाला तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई 80। तो यही स्टेप मैं यहां पे करने वाला हूं, 100 माइनस 20। क्यों किया, क्योंकि मेरे सामने यहां कॉस्ट है और मुझे अगर इसको कॉस्ट बनाना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो 20/80 इंटू 800 कर लो भाई, 200 इंटू 10 कितना हो गया भाई, सॉरी 20 इंटू 10 कितना हो गया 200। ये रहा मेरा आंसर। आप थोड़ी चेंज करते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन चेंज करते हैं। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास सेल्स है 800 रुपए की और प्रॉफिट मुझे बोला गया 20% किसका, कॉस्ट का। तो उल्टा कर लो, उल्टा मतलब यहां पर मैंने 20 किया, माइनस किया था, अब प्लस करेंगे। क्यों, देखिए अगर मुझे प्रॉफिट अब निकालना है, मुझे सेल दी और कॉस्ट पे निकालना है, तो ये 20%, 20/100, 100 अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट को। इसका मतलब ये कॉस्ट है, लेकिन 800 रुपए मेरे सामने क्या है, सेल। अब अगर मुझे ये सेल है तो मुझे इसको सेल करना है। सेल कैसे करेंगे, जैसे कॉस्ट कैसे की, सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो सेल कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट मेरे पास है 100, ये मेरी कॉस्ट है।
अगर मैं इसमें ये वाला प्रॉफिट ऐड कर दूं, C प्लस पी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना है 20, वही मैंने कहा कि यहां माइनस का तो यहां प्लस कर लो, तो 20/120 इंटू 800 करके करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये याद रखना कि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन कॉस्ट दी हो और प्रॉफिट सेल पे पूछा हो सकता है आपको सेल दी हो प्रॉफिट कॉस्ट पे पूछा हो, तो दोनों आप याद रखो। चलिए जी नेक्स्ट पे, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स इज 20,000, अगर 1000 यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20,000 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमें क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है, यूनिट सोल्ड आर 800। भाई हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने थे, टोटल यूनिट्स कितने, टोटल यूनिट्स हैं 1000 यूनिट, और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आई है, इन 1000 यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है कितनी 20,000। अच्छा 1000 यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक यूनिट की निकाल लेते हैं पर यूनिट, कैसे निकालेंगे भाई, 20,000 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितने यूनिट्स की, 1000 यूनिट की, तो डिवाइड कर लो, तो एक यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 20। अब कहता है कि हमारे पास जो 1000 यूनिट थे, हमारे पास टोटल जो यूनिट थे 1000, इसमें से हमने कितने यूनिट्स बेच दिए, 800 यूनिट, माइनस कर लो जितने यूनिट्स बेच दिए आपने, 800 यूनिट बेच दिए, इसका मतलब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का पड़ा हुआ है, 200 यूनिट का, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगी, हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 200 यूनिट, और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 20, इसका मतलब जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट 4000 है, जो कि हमारा आंसर ए है। चलिए जी मूव करते हैं आगे, स्पेसिफाई द एक्सपेंसेस विच एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, इसमें से कौन सा खर्चा है जो हम कॉस्ट में से एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंस, ये तो कॉस्ट का हिस्सा है। एक्सपेंस ऑफ रेजिंग कैपिटल, ये पहले भी बताया था, जैसे मैंने कहा था इंटरेस्ट एंड कैपिटल, तो वैसे ही एक्सपेंस ऑफ रेजिंग कैपिटल, फंड रेज करने के लिए, पैसा रेज करने के लिए जो खर्चा हमने किया वो फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है, वो इसके अंदर नहीं आता। हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का खर्चा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा, तो ये टोटल कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, सो बी इज द राइट आंसर। कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, किसके बराबर है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, नहीं भाई कुछ और खर्चा भी आता है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वर्क एक्सपेंस, इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर प्लस अदर एक्सपेंस, लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मोस्ट एप्रोप्रिएट हमारी लेबर और उस पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आए वो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट होती है, सो डी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट, बैड डेट्स आर, बैड डेट्स कौन से एक्सपेंस हैं, ऑप्शंस आर ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल। देखिए बैड डेट्स का मतलब क्या है, वो पैसा जो हमारा रिकवर नहीं होता, हमने किसी को उधार दिया था, उधार में चीज बेची थी, वो पैसा में नहीं आया, इसका मतलब हमने चीज बेची थी, तो कौन सा खर्चा हुआ हमारा, वो हमारा सेलिंग एक्सपेंस हुआ। तो जो बैड डेट्स होते हैं वो हमारी सेल्स पे आते हैं, तो हमारे कौन से एक्सपेंस में आना चाहिए, वो सेलिंग एक्सपेंस के अंदर आना चाहिए, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 80% है। इफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 64,000 देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी होगी। देखिए जी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो 64,000 है, जो कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का कितने परसेंट है, 80%, यानी 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी हम ये कह सकते हैं 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी जो फैक्ट्री ओवरहेड्स की है वो कितनी है, 64,000। तो इसने पूछा कि बताओ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी होगी, देयरफॉर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी होगी। देखो भाई ये 64,000 है 80% पे, सिंपल जितने परसेंट पे है उसके साथ डिवाइड करो, और हमें चाहिए कितना, जो परसेंटेज चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर लो, हमें कितना चाहिए 100%, तो कर लो भाई 8,000 इंटू 100, तो वो हो जाएगा 80,000। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स फिर से सुन लो, 80% जो है वो 64,000 के बराबर है, 80% किसके बराबर है, ये हमारे 80% है, हमें कितने चाहिए 100%, तो सिंपल फॉर्मूला है जितने पे है उसके साथ डिवाइड करो और जो चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकल जाएगी, जो कि कितनी है 80,000। अब अगर आप 80,000 का 80% करके देख लो 80%, तो वो आपको दिख जाएगा 64,000। ठीक है, जो मैंने चेक भी करवा दिया, फिलहाल इसका आंसर सी रहेगा, डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
चलिए जी नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। लास्ट सेशन में भी इसका फॉर्मूला मैंने करवाया था, फिर से बता देता हूं। मटेरियल कंज्यूम, कितने का मटेरियल कंज्यूम हुआ। देखिए भाई, सपोज करो कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मटेरियल का था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। मान लो कि मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है वो 50,000 का है, बराबर है। एड परचेजेस, सपोज करो कि मैंने 1 लाख का मटेरियल और खरीदा, कुल हो गया मेरे पास कितने का मटेरियल, 1,50,000 का। अब अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 20,000 का मटेरियल बच गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। सपोज करो मैं कहता हूं कि मेरे पास 20,000 का स्टॉक बच गया है, तो बाकी कहां गया भाई, बाकी आपका मटेरियल जो है कंज्यूम हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखते हैं यहां पर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेंडर और कोटेशन मींस, भाई जब हम टेंडर भरते हैं या कोटेशन भरते हैं उसका मतलब क्या है। देखिए टेंडर भरने का क्या मतलब है कि कोई टेंडर खुला, उसके लिए मान लो कोई चीज बनानी है, तो मुझसे अगर बोला गया भाई आप बताओ आप कितने में बना के दोगे, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर प्लेस करूंगा, नहीं भाई ऑर्डर तो मुझे लेना है, ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। एप्लीकेशन सेंड करूंगा, नहीं, प्राइस कोट करूंगा कि भाई हाँ ये चीज मैं आपको इतने में बना के दूंगा, उसको टेंडर कहते हैं। तो टेंडर में बेसिकली प्राइस कोट किया जाता है कि आप ये चीज कितने में बना के दोगे। जो कम टेंडर भरता है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट जो है दे दिया जाता है, आप सबको पता होगा। तो किस लिए होता है, प्राइस को कोट करने के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के 15 एमसीक्यूज। नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज नेक्स्ट सेशन में, इसके बाद जैसे ये खत्म होंगे आपका इनकम टैक्स के एमसीक्यूज आ जाएंगे, उसके बाद बाकी बचे हुए टॉपिक्स के भी आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।